नमस्कार दोस्तों। इस समय चाइना ताइवान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको शायद ही आप मिस किए होंगे। न्यूज़ भी पूरा उसी से भरा पड़ा है। कोई भी अमेरिकन लीडर ताइवान जाता है तो फिर चाइना क्या करता है कि मिलिट्री अभ्यास करने लगता है। उसका मेन इंटेंशन ये होता है कि किसी ताइवान को डराया जाए। और जब वर्ल्ड इसके बारे में पूछता है तो चाइना कहता है ये बीजिंग का इंटरनल मैटर है। तो क्या वाकई में ये जो ताइवान का मैटर आता है ये बीजिंग का ही इंटरनल मैटर है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें ताइवान कंट्री ये सब साउथ चाइना सी में है। एक आइलैंड कंट्री है। इसका जो एरिया है वो 36 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और ये चाइना के मेन तट से 161 किलोमीटर दूर है। और जो ताइवान और चाइना के बीच में जो सेपरेट करता है चैनल है उसका ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। आपको बता दें चाइना के रिकॉर्ड में ताइवान तब आया जौ डायनेस्टी में, जब उनके किंग ने भेजा एक्सप्लोर करने के लिए, अभियान से भेजा। तो जो एक्सप्लोरर थे उन्होंने ताइवान को आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लोर किया। आप कह सकते हैं फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया। दोस्तों 1624 से लेकर 1661 तक डच पीपल ताइवान पे रूल किए। डच पीपल, आपको बता दें कि जो नीदरलैंड के पीपल है उनको डच कहते थे। तो ये जो ताइवान है वो 1624 से लेकर 1661 तक डच कॉलोनी रही। उसके बाद जो पुर्तगीज थे उस समय इसको इला फार्मोसा कहते थे, ताइवान को इला फार्मोसा कहते थे, जिसका मीनिंग होता है एक ब्यूटीफुल आइलैंड। वाकई में ये काफ़ी ब्यूटीफुल था उस समय, इसलिए इसको कहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1683 में उस समय चिंग डायनेस्टी थी तो उन्होंने जीत किया। उसके बाद डायनेस्टी के दौरान जब इन्होंने रूल किया तो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ पीपल जो है ताइवान में माइग्रेट किए। ये जो मेनली थी वो हाका चाइनीज़ थे। फिर 1895 में आपको बता दें फर्स्ट साइनो जापानीज़ वार हुआ, जिसमें जापान ने चिंग डायनेस्टी को हरा दिया और इसलिए जापान का ताइवान पे कब्जा हो गया। लेकिन लेकिन जापान ने एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया ताइवान में, जिसके लिए आज भी वो जाना जाता है। जापान ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया, उस वजह से आज ताइवान जो है इतना डेवलप्ड कंट्री में आता है। उसके बाद क्या हुआ, आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया। तो जब जापान हार गया तो फिर एक बार ताइवान फ्री हो गया। उसके चाइना ने जब इसको ताइवान पे कब्जा कर लिया तो इसको फिर ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाने लगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म था आरओसी। आरओसी जो था, आपको बता दें उस समय जो सबसे बड़ा जो टू मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे यूएस और ब्रिटेन, दोनों का फुल सपोर्ट था आरओसी को। लेकिन बात तो ये थी कि जो आरओसी थी वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मतलब मिलिट्री ही गवर्नमेंट चला रही थी। इसी आरओसी के चक्कर में जो चाइना में सिविल वॉर चल रहा था और पीपल मतलब अनहैप्पी थे, इस मिलिट्री डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से काफ़ी अनहैप्पी थे। आपको बता दें इसकी जो लीडर थे वो चियांग काइसेक थे। दोस्तों जब पीपल में अनहैप्पीनेस और सिविल वॉर का माहौल था, उसी समय एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जिनका नाम था माओ जेडुंग, वो काफ़ी पॉपुलर हो गए। उन्होंने अपनी 49 में उन्होंने एक पार्टी अपनी फॉर्म की जिनका नाम था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम शॉर्ट में पीआरआई कहते हैं। और पीआरआई ने क्या किया कि जो इनके चियांग काइसेक की जो पार्टी थी कुओमिंटांग, इसको हरा के मतलब खुद प्रेसिडेंट बन गए। और ये एक मतलब काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट हुई। तो इससे जो है चियांग काइसेक वो भाग गए ताइवान में। तो चियांग काइसेक ताइवान इसलिए भागे क्योंकि उस समय आपको पता है ताइवान में एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब काफ़ी अच्छा क्लाइमेट था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और ये जो जापानी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया ताइवान का, इसका वो फ़ायदा उठा के वहाँ पे भाग गए। और साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस फैल चुका था चाइना में उस समय माओ जेडुंग का, वो ताइवान में उतना नहीं फैल पाता, मतलब एकदम बच गया था वो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस से। तो इसलिए चियांग काइसेक जो है वहाँ भाग गए। केवल आपको बता दें जो चियांग काइसेक थे वो पूरा मतलब एक रिसोर्स लेके पूरा ताइवान पे भागे थे। आपको बता दें वो क्या क्या लेके भागे थे ताइवान। वो एयरफोर्स, आर्सनल, मतलब रेडियो स्टेशन, कार, बस, वुड, गोल्ड, 774 बॉक्सेस वुड भी लेके भाग गए। मतलब जो भी कुछ वो चाइना से ले जा सकते थे वो सब ले गए। और वहाँ ने क्या क्या, फिर उन्होंने एक अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की ताइवान में। ताइवान में उन्होंने एक अपनी मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। उसके बाद उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। इससे 1950 में दो चाइना उभर के आई और दोनों ये दावा कर रहे थे कि हम रियल चाइना के हैं, क्योंकि हाक्का चाइनीज जो किन डायनेस्टी के दौरान चले आए थे ताइवान में, वो भी असल में चाइनीज़ ही थे और वो चाइना तो चाइना था ही। तो इससे 1950 में दो चाइना हुई। एक जो थी वो चियांग काइसेक थी जो कि ताइवान पे रूल कर रही थी, और एक जो थी वो पीआरआई थे, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, जो कि जिसके लीडर माओ जेडुंग थे। लेकिन उस समय आपको बता दें कि वेस्ट जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने मतलब लाभ के लिए जो था वेस्टर्न कंट्री ने ताइवान जो चियांग काइसेक की जो पार्टी थी आरओसी, उसको मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया कि आप रियल चाइनीज़ हैं। गाइस 1960 से 1980 तक जो है ताइवान में एक इकोनॉमिक बूम आया, क्योंकि वहाँ पे एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी। और मिलिट्री गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर कोई भी एक अच्छा रूल मिल जाता है तो फिर वो बहुत जल्दी डेवलप कर देता है। वहीं पे हम डेमोक्रेसी में देखें तो काफ़ी ज़्यादा रूल को पास होने में टाइम लगता है, तो इससे डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता था। इसका ये थोड़ा मतलब आपके डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। तो वहाँ पे एक मिलिट्री रूल था जिसके एक अच्छे मतलब लीडर भी थे चियांग काइसेक, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो इससे इकोनॉमिक बूम आ गया। उस समय आपको पता है ताइवान का एक्सपोर्ट जो काफ़ी ग्रो किया। उस समय वो जो इरा था 1960 से लेकर 1980 तक, वो ताइवान का मेड इन ताइवान का इरा था। मतलब उसी के कारण वो ताइवान इतना स्ट्रांग हो गया। दोस्तों उसके बाद 1971 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन का जो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव था चाइना का, उसको उन्होंने पीआरआई को दिया, ताइवान को नहीं दिया। जो चियांग काइसेक की जो पार्टी थी आरओसी को हटा के पीआरआई को दिया, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की थी, माओ जेडुंग की जो पार्टी थी।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि ताइवान में जो है फ्रीडम का डिमांड होगा कि भाई हम रियल चाइनीज़ हैं, हमको फ्रीडम चाहिए। तो उसके बाद फिर यूनिफिकेशन के बारे में 1992 में एक हांगकांग में एक मीटिंग हुई दोनों के बीच, ताइवान के लीडर के बीच में हुई और मतलब जो पीआरआई के मेंबर्स थे उनके बीच में हुई। इससे उन्होंने समझौता निकाला, लेकिन ये भी जो है मीटिंग ये भी फ्लॉप हुई क्योंकि दोनों लीडर्स के लिए मतलब दोनों मतलब जो पीआरआई के थे और आरओसी के, उनके लिए ये जो मीटिंग का जो रिजल्ट निकला वो अलग अलग था। पीआरआई के लिए क्या था कि ये जो चाइना होगा दोनों तरफ का वो रूल किया जाएगा बीजिंग के चाइना के द्वारा, ना कि ताइवान के चाइना के द्वारा। और उसके बाद दोनों ही मतलब बात करेंगे यूनिफिकेशन के बारे में एकजुट करने के लिए। आपको जानना जरूरी है कि जो है चाइना में एक सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के द्वारा सब प्रेसिडेंट चाइना के चुने जाते थे। वहीं पर ताइवान में क्या था, डेमोक्रेसी, द डिफरेंट पार्टी, काफ़ी ज़्यादा पार्टीज जो है वो एक डेमोक्रेटिक हो गया था। लेकिन वहीं पे चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। आपको बता दें उसमें उन्होंने क्या किया कि ताइवान ने डेमोक्रेसी था इसलिए उन्होंने 2000 में इलेक्शन कराया। उसके बाद उन्होंने अपना प्रेसिडेंट चिंग साई बेन को चुना, जिनका मेन उद्देश्य ही था कि ताइवान को आज़ाद करना। और चाइना जब इलेक्शन हुआ ये देख के तो चाइना एकदम शॉक्ड हो गया। उसके मतलब एक नाइटमेयर हुआ, रात के बुरे सपने की तरह हुआ कि जब उन्होंने एक प्रेसिडेंट चुन लिया अपना, तो उनका जो सिंगल एक डिमांड था कि भाई ताइवान को हम इंडिपेंडेंस कराएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने ये सब देखे, उसके बाद उन्होंने 2005 में एंटी सेशन लॉ लाया। इस लॉ का मतलब मेन उद्देश्य यही था कि अब चाइना फोर्स यूज़ करेगा, मतलब अपनी आर्मी यूज़ करेगा ताइवान को रखने के लिए। इसका दोस्तों उसके बाद 2014 में 10,000 स्टूडेंट ताइवान के पार्लियामेंट के सामने विरोध करते हैं। और वो मतलब ये फर्स्ट ओपन मतलब चाइना के ऊपर विरोध था, आप कह सकते हैं फर्स्ट था। और इसी को मूवमेंट को आज हम सनफ्लावर मूवमेंट के नाम से आ रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और उसके बाद 2013 में क्या हुआ कि शी जिनपिंग बनते हैं, मतलब प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। उनकी साफ यही महत्वाकांक्षा है कि ताइवान को चाइना के अंदर लाया जाए, आप जानते होंगे। लेकिन अगर हम आज बात करें तो ताइवान जो है एक अपना उसका एंथम है, अपना एक अलग करेंसी है, यहाँ तक कि मतलब वो चाइना से कुछ रिलेट ही नहीं करता है। आज भी दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ 14 कंट्रीज ताइवान को एक अपना एक अलग कंट्री मानती हैं, बाकी सब चाइना का हिस्सा ही मानती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।